मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते में भीड़ नहीं है। मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते में भीड़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि ज़माना में मेहनत, अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कीजिएगा तो वो आसान नहीं होगा। मेहनत कभी आसान होता नहीं है, इसीलिए इस रास्ते में भीड़ नहीं होता, इसलिए इस रास्ते में भीड़ नहीं होता। अगर आप लाइव एग्जांपल देखना चाहिए आज के डेट में, करंट डेट में, तो अगर आप मेहनत की बात करें, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर एक ऑप्शन पढ़ाई है, अगर एक ऑप्शन क्या है, पढ़ाई है, और दूसरा अगर ऑप्शन आपको शॉर्ट वीडियो देखने का है, शॉर्ट क्या वीडियो देखने का है, या फिर गेम खेलने का है, या तो शॉर्ट वीडियो देखने का है, या फिर आप क्या खेलने का है, गेम खेलने का है, तो आपको पता होगा कि इस लाइन में मेहनत है। यहाँ पे क्या है, मेहनत है। सर यहाँ पे मेंटल प्रेशर लेना पड़ता है, एजुकेशन में मेंटल क्या लेना पड़ता है, प्रेशर लेना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत का रास्ता आसान नहीं होता, मेहनत का रास्ता आसान नहीं होता है, इसलिए इस रास्ते में भीड़ कम होता है। भीड़ क्या होता है, कम होता है। सर स्कूल रहता था तो स्कूल में आपको भीड़ दिखता था, स्कूल आप स्टूडेंट जाते थे तो स्कूल में भीड़ दिखता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपलसरी होता था कि आपको जाना ही है। घर वाले आपको ज़बरदस्ती धकेल के स्कूल भेज देते थे, घर वाले ज़बरदस्ती धकेल के आपको क्या भेज देते थे, स्कूल भेज देते थे। आप ज़बरदस्ती स्कूल चल जाते थे तो वहाँ पे लगता था आप स्टूडेंट है। लेकिन यहाँ नहीं, अब ज़माना, अगर ऑनलाइन की बात करें तो पढ़ाई के वीडियो में व्यू कम आता है, पढ़ाई के वीडियो में व्यू कम आता है, लोग कम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई का रास्ता मेहनत वाला रास्ता है। मेहनत के रास्ते में भीड़ क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से इन एजुकेशनल वीडियो में ज़्यादा व्यू भी, ज़्यादा लाइक और ज़्यादा कमेंट आता नहीं है, लोग इसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। लेकिन यहाँ शॉर्ट वीडियो, गेम वूम, ये सब में मेहनत नहीं है। शॉर्ट वीडियो में क्या है, अगर आप यूट्यूब पे है या पहले टिकटॉक पे होंगे, शॉर्ट वीडियो आप ऐसे फ़ोन कीजिए, स्क्रॉल करते जाइए, फ़ोन लीजिए, स्क्रॉल क्या करते जाइए, आपको तो वहाँ प्रेशर देना नहीं है। 10 सेकंड का वीडियो आएगा, दांत निकाल के हंस देना है, बस यही करके ख़त्म कहानी है। तो ये बात है, यहाँ पे मेहनत नहीं है, इसलिए इस रास्ते में भीड़ ज़्यादा है। पढ़ाई में मेहनत है, इसलिए भीड़, इस रास्ते में भीड़ कम है। आप लेकिन सक्सेस की बात करोगे तो सर आप कितना भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, कितना भी पबजी खेल लीजिए, कितना भी फ्री फायर खेल लीजिए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई, आप वो पढ़ाई पढ़ने से नहीं होगा, किसी पर स्कूल जानने से, आपको लग रहा है किसी पर स्कूल जाके आप सक्सेस हासिल कर लीजिएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, आप सबों का स्वागत है, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 तक 4 तक देख चुके थे। हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.4 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पता है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखने वाले हैं, हमको पता है कि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर उतना कुव्वत ही नहीं है शुरू से अंत तक देखने का। सही बात यह है, आप आदी हो गए हैं आसान चीज़ों का, तो आपके अंदर इतना कुव्वत ही नहीं है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख सकें। पर ये जो वीडियो रिकॉर्ड होता है, किसी एक बच्चे के लिए रिकॉर्ड होता है, क्योंकि एजुकेशन में सक्सेस 100% नहीं मिलता। हर एक पढ़ने वाला लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सक्सेसफुल वही हो पाता जो डेडिकेशन के साथ पढ़ता है। ठीक है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो आप वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कोई ना कोई एक बंदा है, या फिर हो सकते हैं वो बंदा आप ही हैं, जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सारे वीडियो को देखिएगा। एजुकेशन पे आपका फोकस होगा, और यकीन मानिए अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी। बस अब मेहनत के साथ कंटिन्यूअस मेहनत करते जाइए, आप ईमानदारी के साथ मेहनत क्या कीजिए, करते जाइए। चलिए हम लोग 3.5 देखते हैं, प्रश्नावली 3.5 देखते हैं। क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में किसका अद्वितीय हल है। निम्नलिखित समीकरण के युग्म में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल होने की स्थिति में वज्र गुणन विधि से क्या करना है, हल करना है। वज्र गुणन विधि से क्या करना है, हल करना है। सर देखिए, हमने आपको 3 कंडीशन बताया था, हम आपको 3 कंडीशन बताए थे। पहला बताए थे कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के होगा, तब बताए थे तब अद्वितीय हल होता है। तब क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। दूसरा कंडीशन बताए थे, इसका मतलब अद्वितीय हल का मतलब तो रेखाएं एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा बताए थे, अगर a1/a2
बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होगा, तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी, एक दूसरे के समान संपाती रहेगी, और इसमें इसका अनेक हल होगा। इसका क्या होता था? अनेक हल होता था। तीसरा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता था और ये नॉट इक्वल टू c1/c2 होता था, ये नॉट इक्वल टू c1/c2 होता था, तब इसका कोई हल नहीं होता था। तब इसका कोई हल नहीं होता था। इसका कोई हल क्या होता था? नहीं होता था। इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती थी। रेखाएं एक दूसरे के क्या होते थे? समांतर होते थे। ठीक है सर। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब ये अद्वितीय हल होगा। रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेगी। इस स्थिति में x और y का एक निश्चित मान क्या करेगा? निकलेगा। दूसरा स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, तो ये समीकरण का अनेक हल होता है। रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती थी। इस स्थिति में x और y के अनेक मान निकलते थे। तीसरा क्या था? अगर a1/a2 बराबर b1/b2 होता था, ये नॉट इक्वल टू c1/c2 होता था, तब कोई समीकरण का कोई हल नहीं होता था। रेखाएं एक दूसरे के क्या होती थी? समांतर होती थी। ठीक है। तो बोला है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म किसका अद्वितीय हल है? किसका क्या अद्वितीय हल है? किसका कोई हल नहीं है? किसका अद्वितीय हल है? किसका कोई हल है? कोई हल नहीं है। और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है? अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल करना है। जब अद्वितीय हल होगा तब उसको किस विधि से हल करना? वज्र गुणन विधि से क्या करना है? हल करना है। चलिए पहला देखते हैं। पहला का ए नंबर देखते हैं। ए नंबर क्या है? x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर का 0, फिर क्या था? 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको जानना है कि इसका अद्वितीय हल है या नहीं। अद्वितीय हल है या नहीं। अगर जब अद्वितीय हल होगा तभी इसको वज्र गुणन विधि से क्या करना है? हल करना है। चलिए यहाँ की बात करते हैं। यहाँ सर यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया हुआ है। यहाँ कुछ ना कुछ क्या दिया हुआ है। अगर सर a1 की बात करें, अगर ये पहला है तो आप इसे समीकरण पहला मानिएगा। समीकरण क्या? पहला। ये दूसरी बात दिया हुआ है तो आप इसे समीकरण क्या मानिएगा? दूसरा मानिएगा। यहाँ a1 का कोई ना कोई मान होगा, b1 का कोई ना कोई मान होगा, और c1 का कोई ना कोई मान होगा, a2 का कोई ना कोई मान होगा, b2 का कोई ना कोई मान होगा, और c2 का कोई ना कोई मान होगा सर। हाँ, हमने बताया था a1 कौन होता है? जो समीकरण पहला में x का गुणांक होता है। समीकरण पहला में x का गुणांक कौन है? 1, क्योंकि समीकरण पहला में x किससे गुणा किया गया? 1 से। b1 कौन होता है? जो समीकरण 1 में y का गुणांक होता है। y का गुणांक क्या है? माइनस का 3। c1 कौन होता है? जो खुला होता है। c1 क्या है? माइनस का 3। a2 कौन होता है? जो समीकरण दूसरा में x का गुणांक होता है। x का गुणांक 3। b2 कौन होता है? जो समीकरण दूसरा में y का गुणांक होता है। इसका गुणांक 9 और इसका गुना -2 है। बोला है कि सबसे पहले जांच कीजिए, तो जांच कीजिए तो a1/a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, कोई बात नहीं। b1/b2, b1 का मान कितना? माइनस का 3, इसका मान माइनस का 9, काटिएगा तो माइनस माइनस काटिएगा, 3 का 3, 3 या 9, इसका मान आएगा 1/3। जरा c1/c2 देखते हैं। c1 का माइनस का 3, इसका मान माइनस का 2, एक काटिएगा तो इसका 3/2 आएगा। जरा सर देखिए, a1/a2 का मान आया, a1/a2 का मान आया 3/2, b1 और b2 का मान भी आया 1/3, लेकिन c1/c2 का मान आ गया 3/2। इधर 1/3 आ रहा था, यहाँ पे 3/2 आया। इसीलिए आप क्या कीजिएगा? a1/a2 बराबर हुआ तो b1 और b2, a1/a2 बराबर तो b1 और b2 हुआ, लेकिन b1 और b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया, क्योंकि देखिए ये तो इसके बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 है, ये 3/2 है। तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल, समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं है। सर जब आप इस समीकरण को हल कीजिएगा तो ये हल ही नहीं होगा। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब ना तो x का वैल्यू निकलेगा और ना ही किसका वैल्यू निकलेगा? y का। समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना है तब जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा। जब समीकरण का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। इस सवाल का समीकरण का कोई हल हुआ नहीं, इसीलिए आप इसको इस विधि किसी भी विधि से हल कर नहीं सकते हैं, किसी भी विधि से हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पहला का बी नंबर देखिए, पहला का बी नंबर देखिए। ये सवाल इस तरीके से है, और आपको अगर इसका अद्वितीय हल होगा, आपको यदि इसका अद्वितीय हल होगा तो आपको वज्र गुणन विधि से क्या करना है? हल करना है। सर अद्वितीय हल कब होगा? अद्वितीय हल तब होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2।
जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 और b2, तब इस समीकरण को आपको हल करना है वज्र गुणन विधि से। आपको क्या हल करना है? वज्र गुणन विधि से। चलिए हम आपको वज्र गुणन विधि के बारे में बताते हैं। आपको क्या बताते हैं? वज्र गुणन। वज्र गुणन, आप वज्र गुणन विधि आप क्या जानिए सर? आप जानिए वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन सर, समीकरण को देखिए, समीकरण आपका ये दो समीकरण दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। सर इस समीकरण में x और y का मान निकलता है। इस समीकरण में x और y का मान निकलता है। x और y के मान निकालने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, तो पहला आप इस समीकरण में x और y का मान निकाल सकते हैं ग्राफीय विधि से, जिसमें आपने प्रश्नावली 3.2 में पढ़ा था। इस समीकरण का हल आप निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, जिसको आपने प्रश्नावली 3.3 में पढ़ा था। इस समीकरण का हल आप निकाल सकते हैं विलोपन विधि से, जिसको प्रश्नावली 3.4 में पढ़ा था। अब इस समीकरण का हल आप निकाल सकते हैं वज्र गुणन विधि से, जिसको आप इस प्रश्नावली 3.5 में पढ़िएगा। ठीक है, वज्र गुणन विधि बोलता क्या, वज्र गुणन विधि होता क्या? देखिए, वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। वो काफ़ी काम का है, वो काफ़ी क्या है? काम का है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला निकलता है कैसे। सबसे पहले देखिए, वज्र गुणन विधि को जब बनाना होता है तो लिखा जाता है b, क्या b के बाद c के बाद a। ये BC ये होता है BCA। अब इसके नीचे इसको ये दिया जाता है, बटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बटा दिया जाता है। अब उसके बाद BCA के बाद जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है B1 ना। यहाँ पे BCA नहीं सर, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से कीजिएगा तो x का मान निकालना है तो नीचे x लिखा जाता है, y का मान निकालना है तो y निकाल जाता है। एक अचर रहता है तो अचर के लिए 1 लिया जाता है। अचर के लिए क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है। तब इसके अंदर बटा दिया जाता है, तब नीचे क्या दिया जाता है? बटा। और इसका जो ABCD स्टार्ट होता है B से स्टार्ट होता है, BCA, फिर क्या? B। देखिए सर, आपको ये याद रखना है BCA, ABCD के 3 अक्षर का उपयोग होता है। ABC तो स्टार्ट होता है B से के बाद C होता है, C के बाद फिर से A आता है, फिर से क्या आता है? B आता है। फिर यहाँ भी होगा वही BCAB। अब इसके बाद क्या किया जाता है? समीकरण पहला रहता है तो इसलिए B1 लिया जाता है, C1 लिया जाता है, A1 लिया जाता है, B1 लिया जाता है। इस समीकरण दूसरा का रहता है B2 C2 A2 और ये है लिया जाता है। अब उसके बाद क्या किया जाता है सर? x का वैल्यू कैसे निकल जाता है? ये x है, x के बट्टे में रहता है, ये दोनों को आपस में गुना किया जाता है। B1 को C1 से गुना कीजिए तो B1 C1, ये दोनों को गुना करके शुरू में इस तरीके से गुना करके इन दोनों को गुना करके घटा दिया जाता है, तो माइनस का 3 दिया जाता है यहाँ पे B2 और C1, B2 C1 ये आपस में बराबर रहता है तो इसमें बराबर का चिन्ह दिया जाता है। y का वैल्यू, जब y का वैल्यू निकाला जाता है तो y के वैल्यू के लिए इन दोनों को आपस में गुना किया जाता है। क्या होगा? C1 A2। इन दोनों को गुना करके इधर वाले को घटा दिया जाता है, तो घटाव का चिन्ह दीजिए। इधर से क्या होगा? C2 A1। फिर से ये दोनों के बीच में आपस में बराबर का चिन्ह होता है, तो ये बराबर होगा, वहाँ से 1 होगा। और नीचे बात करोगे, नीचे A1 नीचे से आएगा A1 B2, फिर से माइनस का चिन्ह दिया जाता है, ये दोनों को घटा दिया जाता है A2 B1। ये x y z निकालने का एक लंबा फॉर्मूला है, जो एक वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। कौन सा विधि? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। सर ये वज्र गुणन विधि का में x y और 1 निकालने का फॉर्मूला है, x y 1 निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आया सर? एक बार फिर से देखिए। x y 1 निकालने के लिए सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है? 1 लिखा जाता है। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। x y और 1 आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर इसकी बट्टे की बात करें तो इसके बट्टे में लिखा जाता है, सबसे पहले b लिखा जाता है, b के बाद c लिखा जाता है, c के बाद a लिखा जाता है, फिर b लिखा जाता है, फिर से b, फिर से c, फिर से a, फिर से b। लेकिन पहला वाला समीकरण पहला का रहता है, इसलिए सब जगह 1 1 1 लिखा जाता है। ये दूसरा का रहता है, इसलिए सब जगह क्या लिखा जाता है? 2 2 लिखा जाता है। सब जगह क्या लिखा जाता है? 2 2 लिखा जाता है। इन दोनों को आपस में गुना किया जाता है, गुना करके x के नीचे लिख दिया जाता है और गुना करके इन दोनों को घटा दिया जाता है। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? घटा जाता है।
जब y निकाला जाता है तो इन दोनों को गुना किया जाता है, इस गुना में इन दोनों को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाता है। एक निकाला जाता है तो इन दोनों को गुना किया जाता है, ये वाला आपस में क्या कर दिया, घटा दिया जाता है, और एक ये फॉर्मूला बनता है। एक ये क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख दे रहे हैं, हम इस फॉर्मूले को यहाँ क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ताकि हर सवाल को बनाने में क्या करें, हेल्प मिले। फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, x वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला x बटा में b1 c1 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर में 1 a1 b2 माइनस में a2 b1। a1 b2 ये क्या है, a1 ठीक है, ये है वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला, ये है वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला, ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे रख दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, उम्मीद है कि फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मूला आता कहाँ से, ये फॉर्मूला निकालने का विधि था, ये फॉर्मूला निकालने का विधि। बस याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले में जो ABCD है वो स्टार्ट होता है B से, B के बाद C आता है, C के बाद A आता है, तिरछा गुणा करके क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। अब यहाँ पे इस सवालों पे आइए, यहाँ A1 का कोई ना कोई मान होगा, B1 का कोई ना कोई मान होगा, C1 का कोई ना कोई मान होगा, A2 का कोई ना कोई मान होगा, B2 का कोई ना कोई मान होगा, और C2 का कोई ना कोई क्या होगा, मान होगा। A1 का जो मान होगा वो 2 होगा, B1 का मान 1 होगा, और C1 का मान 5 होगा। A2 का मान जो होगा वो 3 होगा, B2 का मान 2 होगा, और C2 का मान 8 होगा। बराबर के उधर है तो बराबर के उधर वाले को क्या लिखा जाता है, माइनस लिखा जाता है। अब यहाँ से A1/A2 निकालिए, A1/A2, A1 का मान 2 है, A2 का मान 3 है। ज़रा B1/B2 निकालिए, B1 का मान 1 है, B2 का मान 2 है। देखिए A1/A2 का मान 2/3 है, B1 और B2 का मान 1/2 है। इसका मतलब है कि A1/A2 ये नॉट इक्वल टू है B1/B2। और जब ये है तब समीकरण का अद्वितीय हल है। समीकरण का क्या है, अद्वितीय हल है। समीकरण का क्या, अद्वितीय हल है। तब आपको निकालना है वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ पे लिखिए वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से आपको क्या निकालना है, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला ये होता है, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला ये होता है। ऊपर में आप x रखिए, x के नीचे में क्या होगा, b1 c1, b1 का मान कितना है 1 गुना c1, c1 का मान क्या है -5 हो गया, माइनस तो माइनस b2, b2 का मान कितना है 2, c1, c1 का मान क्या है, फिर से माइनस का मान यहाँ पे 2 होगा। क्या होगा 2, क्योंकि समीकरण देखिए x था, y था, 1 था, यहाँ पे b1 c1, b के बाद c, c के बाद a, b c a b, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे b c a b, यहाँ पे क्या था 2 2 2 2। b1 को किससे गुना करना था, c1 से, तो आता b1 c2 b2 c1 b2 c1। यहाँ c1 को a2 से कीजिए, c1 a2 c2 a1। ठीक है, हाँ, इस तरीके से था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल क्या है, सही है। आप यहाँ पे थोड़ा सा फिर से फॉर्मूले पे कीजिए। b1 क्या है, b1 का मान कितना है, b1 का मान 1, तो यहाँ पे 1, c2 का मान -8, तो गुना कीजिएगा -8, माइनस b2 का मान कितना 2, c1 का मान कितना -5 बराबर y बट्टे c1 का मान कितना है, c1 का मान -5। यहाँ से सर मान आपको बैठाना है a2 का मान 3 माइनस c2 का मान कितना है -8, a1 का मान 2। सिर्फ आपको मान बैठाना है सर, और कुछ भी करना नहीं है। a1 का मान कितना है 2, a1 का मान 2, b2 का मान है 2, माइनस a2 का मान है 3 गुना b1 का मान है 1। सर यहाँ से यहाँ मान बैठाना। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हॉल में आपको वज्र गुणन विधि से ही बनाने नहीं बोला जाता है। आप किसी भी विधि का उपयोग करके एग्जाम में बना सकते हैं। ये थोड़ा हमको भी लगता है ये थोड़ा काफ़ी लेंदी है, पर आप जान लीजिए वज्र गुणन विधि होता है। इच्छा है तो बनाइएगा, नहीं इच्छा है तो वज्र गुणन विधि से नहीं बनाइएगा। आप प्रतिस्थापन और विलोपन का उपयोग करके आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सवाल बोला है तो इसलिए यहाँ बन रहा है।
एक्स। 8 को 1 से कीजिएगा तो -8, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 दूना 10 बराबर वाई, 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16, 1 2 दूना 4, 3 एका 3, एक्स माइनस के 8 में प्लस के 10 को जोड़िएगा तो 2, वाई माइनस के 15 में इसको जोड़िएगा तो 1, यहाँ से 1/1। सर यहाँ पे क्या होता है, जब ये तीनों आया तो तीनों में क्या कैसे किया जाता है, यहाँ पे जो होता है वो होता है एक बार x प्लस ये जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब x/2 किसके बराबर होगा 1/1 के, और एक बार ये होता है ये इसके बराबर होता है, इसका मतलब y/1 बराबर होता है 1 के। अब यहाँ से x का तिरछा गुना, x को 1 से गुना कीजिएगा x, 2 एका 2, यहाँ से 1 है, y को 1 से गुना कीजिए y 1 एका 1, और यही क्या आपका क्या होगा आंसर, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1। नहीं समझ आया आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम आपको अगला सवाल बताते हैं। सिर्फ फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या, x के नीचे b1c2 माइनस b2c1, y के नीचे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 के नीचे a1a2 माइनस a2b1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा सर। ये फॉर्मूला कैसे आता है, आप वीडियो को रिमाइंड कीजिए, वीडियो को पीछे कीजिए और वहाँ पे जाके आप देखिए कि फॉर्मूला आता कैसे है। पहला का सी नंबर देखिए, पहला का सी नंबर है 3x माइनस 5y बराबर का 20, 6x माइनस 10y बराबर का 40। आपको बोलना है, आपको बताना है कि यदि इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो इसको वज्र गुणन विधि से क्या करना है, हल करना है। वज्र गुणन विधि से क्या करना है, हल करना है। चलिए यहाँ सर यहाँ a1 का कोई ना कोई मान होगा, b1 का कोई ना कोई मान होगा और c1 का भी कोई ना कोई मान होगा, a2 का कोई ना कोई मान होगा, b2 का भी कोई ना कोई मान होगा और c2 का भी कोई ना कोई क्या होगा मान होगा। हम क्या बोले सर, a1 b1 c1 हमेशा समीकरण पहला से आता है और a2 b2 c2 हमेशा कहाँ से आता है, समीकरण दूसरा से आता है। a1 कौन होगा, जो समीकरण पहला में x का गुणांक होगा, x को किससे गुना किया गया 3 से तो 3 होगा। b1 कौन होगा, जो समीकरण पहला में y से गुना किया है ये 5 से, और c1 का मान होगा -20। सर इधर बराबर के इधर, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है, 1 रहता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये किसके बराबर होता है 0। ये द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, जहाँ पे a b c कोई पूर्णांक होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है, a b c कोई वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए ये इधर रहता है बराबर से पता 0, ये इधर रहता है इसलिए -20। अगर बात a2 की बात करें तो a2 का मान 6 होगा, b2 की मान की बात करें तो 10 होगा, और c2 की मान करें तो बात क्या होगा 40। यहाँ पे a1/a2 निकाले, a1 क्या निकाले a2, a1 का मान है 3, a2 का मान है 6, तो काटिएगा 3 एका 3, 3 दूना 6, इसका मान आएगा 1/2। अगर b1/b2 की बात करें तो b1 का मान है -5, इसका मान है -10, काटिएगा तो 1/2 आएगा। अगर c1/c2 है तो c1 का मान है -20, c2 का मान है -40, इसको भी काटिएगा 20 एका 20, 20 दूना 40, 1/2। सर सभी 1/2 आ रहे हैं, सभी 1/2 आ रहे हैं। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, ये सभी बराबर है। इसका मतलब है कि समीकरण का अनेक हल है, समीकरण का अनेक हल है, समीकरण का क्या है, अनेक हल है। और समीकरण का अनेक हल की स्थिति में आपको इसका वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना था। समीकरण का जब अद्वितीय हल होता तब इसको वज्र गुणन विधि से क्या करना था, हल करना था। इस समीकरण का अनेक हल है, तो अनेक हल है तो आपको समीकरण को हल करना नहीं है, समीकरण को हल करना नहीं है, ठीक है। पहला का चौथा देखो, पहला का चौथा बोला x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो ये पहला है तो आप इसे मानिएगा समीकरण पहला, और ये दूसरा है तो आप इसे मानिएगा समीकरण दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ से कोई ना कोई होगा, a1 का कोई ना कोई मान होगा, b1 का कोई ना कोई मान होगा, c1 का कोई ना कोई मान होगा, a2 का कोई ना कोई मान होगा, b2 का कोई ना कोई मान होगा, और c2 का कोई ना कोई मान होगा। a1 कौन होता है सर, a1 समीकरण पहला में ये आपका लिखा हुआ है, ये अगर समीकरण पहला है और ये आपका समीकरण दूसरा है, तो a1 कौन होता है, जो समीकरण 1 में x का गुणांक होता है, x को किससे गुणा किया गया है 1 से, -3 -7 3 -3 -15।
a1/a2 निकालो, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है। b1/b2 निकालो तो b1 का मान -3 है, इसका भी मान -3 है, ये कटेगा, एक का एक। इसका मतलब है कि a1/a2 ये नॉट इक्वल टू है b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, इसका मतलब है समीकरण का अद्वितीय हल है। तब क्या होता है, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। इस कंडीशन में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो इस सवाल में आपको बोला वज्र गुणन विधि से, तो आप लिखिए वज्र गुणन विधि से। आपको किस विधि से निकालना है, वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला ही ये होता है सर, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला ही ये होता है। अब देखिए वज्र गुणन विधि का ये फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, यहाँ पे x है तो आप x लिखिएगा। x के बट्टे में b1c2 होता है, b1 यहाँ से लीजिए, b1 का मान -3, c2 का मान -15, माइनस क्या जाता है b2 का मान -3, c1 का मान कितना, c1 का मान -7। ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, y के। नीचे c1 का मान देखिए, c1 का मान -7 गुना a2 का मान 3 माइनस c2 का मान -15। आप जो है उसको लिखते जाइए, आप चिन्ह अपनी जगह पे रखिए, जो है उसको लिखते जाइए। a1 का मान 1, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर a1 का मान 1, b2 का मान -3 माइनस a2 का मान 3, b1 का मान -3 है। अब इसको हल कीजिए, x माइनस प्लस 15 45। देखिए माइनस प्लस को माइनस से कीजिएगा तो -7 21। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, y के नीचे क्या 7 माइनस का 21, ये माइनस प्लस 15 का 15 बराबर 1 तिया 3 माइनस प्लस माइनस 1 3 तिया 9, 3 तिया क्या 9। अगर आप बात कीजिएगा x 21 45 में 21 घटाइएगा तो 4 24 बचेगा, कितना बचेगा 24। y 21 में 15 कीजिएगा तो माइनस का 6 बराबर 1, यहाँ पे 6। हम बोले एक बार ये इसके बराबर होता है, इसका मतलब है x/24 बराबर होगा 1/6 के, और एक बार ये इसके बराबर होता है y/-6 बराबर होगा 1/6 के। देखिए सर 6 का 6 6 चौके 24, x को 1 से गुना कीजिएगा तो x का 1 4 का 4, ये कटेगा, यहाँ -1 है, y को 1 से कीजिएगा तो y, और -1 को 1 से कीजिएगा तो -1, इसलिए x का मान 4 और y का मान -1। ये आपका आंसर होगा वज्र गुणन विधि से। ये आपका आंसर होगा किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि आपको समझ आएगा बिल्कुल भी, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आपको ये फॉर्मूला याद रहने वाला नहीं है, इसीलिए आपको वज्र गुणन भी याद रहने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, आप वज्र गुणन समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आप किसी भी सवाल को किसी भी विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।